अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक रुकन तंजीम बहाली कमेटी से है। एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और सिंध के निगरान भी हैं वो, और उनका नाम है असलम भुट्टो। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बतूल, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं, इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में बिल्कुल ठीक। मतलब माहौल जो है वो आप पे भी असरअंदाज कर रहा है? डेफिनेट, ये जो माहौल चल रहा है, एक सियासी गर्मी भी चल रही है और वैसे भी एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो हम पे भी ज़ाहिर, हम भी इंसान है और हम पे भी ये असर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। नया पाकिस्तान आपको कितना रास आया? बस बेहतर था, जो हमारा पुराना पाकिस्तान था वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर था और वो बड़ा मजबूत भी था। और नए पाकिस्तान की जिनकी ख्वाहिशात थी नए पाकिस्तान में रहने की, उन्होंने सबक भी हासिल कर लिया होगा और अब रात को जब सो के उठते होंगे सुबह को, हाँ। तो झुंझलाहट में कहते भी होंगे कि पुराना पाकिस्तान सही था। बिल्कुल, हर रोज नए नए सरप्राइजेस मिल रहे हैं हमारी कौम को, हमारी आवाम को। जी, हमारी कौम को डेली की बुनियाद पे जो नया सरप्राइज मिलता है, वो जब रात को सो रहे होते हैं, वो अगर 110 रुपए पेट्रोल होता है, जब सुबह उठते हैं तो वो 140 रुपए पे होता है, तो उस आवाम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता इस नए पाकिस्तान के अंदर। आपको लगता है अवाम को जो है वो लीडर चुनना नहीं आता? अवाम का कसूर है, किसका कसूर? देखिए, अवाम ने बहुत सारी टाइम पे अच्छे लीडर चुने हैं उन्होंने, लेकिन हमारी बदनसीबी रही है कि जब जब एक अच्छा लीडर आया हमारे मुल्क के अंदर और जो वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उनको फिर कुछ कुव्वतों ने रहने नहीं दिया उनको। और पूरी दुनिया जिन लीडरों को मानती थी और पाकिस्तान की सरजमीन पे जो लीडरान आए और उसके साथ जो हशर किया गया, वो भी आपके सामने, पूरी कौम के सामने है। जी जी। तो इसलिए फिर देखें, एक लीडर वो होता है जो ग्रास रूट से पैदा होकर और आवाम की कंधों पे बैठ के जब वो असेंबलियों तक पहुंचता है तो वो आवाम के लिए सोचता है। सही। और एक लीडर वो होता है जो एसी के ड्राइंग रूम से निकल के और किसी और के कंधों पे बैठ के अगर वो असेंबली में पहुंचता है तो फिर उनकी तरजीहात कुछ और होती है। तो अवाम बीच में पिस रही है। बिल्कुल। इस पूरे निज़ाम में अवाम जितनी पिस रही है और अवाम के साथ जो मसाइल हैं, वो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि हम किस इस वक्त जंजालपुरा में और जिस अंदाज में हम लोग रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बड़ी मुश्किल होती है सांस लेने, जो इस घुटन के माहौल में हम गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हर रोज जो है चीजों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। मुझे एक बात बताएं कि असलम भुट्टो आपका माशाल्लाह से नाम है, तो आप भुट्टो होके तो आप एमक्यूएम में कैसे चले गए? देखिए, ये एक लंबी हिस्ट्री भी है, लेकिन मैं इसको थोड़े से मुख्तसर अंदाज में आपको बयान जरूर करूंगा। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से जन्म कुंडली हमारी मिलती थी और पीपल्स पार्टी से मेरा वजूद भी था और मेरी पूरी फैमिली पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती थी और आज भी करती है मेरी फैमिली तो। लेकिन चूंकि जिस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के उन कारकुनान को, जो नजरियाती कारकुनान थे, जिसको नज़रअंदाज किया गया, और आज आपके सामने है कि शहीद भुट्टो के नाम पे हमेशा वोट लिया जाता है पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सिंध के अंदर जी। लेकिन फिर वो शहीद भुट्टो के नाम लेवा जो होते हैं, जो कारकुनान होते हैं, उनको जिस अंदाज में नज़रअंदाज किया जाता है और जिनके नाम पे ये असेंबलियों में पहुंचते हैं, जिनके नाम से आज बड़े बड़े महलात में रह रहे हैं, तो जब मैंने ये देखा कि उन खानदान के साथ क्या हुआ, आज भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ क्या हुआ, मीर बुर्जा भुट्टो के साथ क्या हुआ और बेगम साहबा के साथ क्या हुआ, एक गड़ी खुदाबख्श का जो कब्रिस्तान है जी, वो एक हिस्ट्री है। बिल्कुल। और हमारी आने वाली नस्ल उस हिस्ट्री को जरूर पढ़ेगी। तो आपको लगता है कि भुट्टो के नाम पे जो लोग वोट लेते हैं उसके बाद जो है उनके कारकुनान को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो देनी चाहिए? जो मोहतरमा के जमाने में थी और जो भुट्टो साहब के जमाने में थी, वो जाहिर उसका जमीन आसमान का फर्क है। और फिर जिस वक्त कुछ लोग पीपल्स पार्टी पे जाहिर जिस अंदाज में आए, आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस पूरी कौम से ये भी पूछूंगा, मैं जी सवाल भी करूंगा कि भुट्टो के नाम पे लेने वाली पार्टी जो है, भुट्टो के नाम से जीतने वाले, आज पीपल्स पार्टी के अंदर भुट्टोस कितने हैं? कोई एक एमपीए बता दें जो भुट्टो हो, जो एक एमएनए बता दें, एक सेनेटर बता दें। इसका ये मतलब हुआ कि उस नाम को, जैसे एक नारा लगता था ना, हर घर से भुट्टो निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोशिश की जा रही है हर घर से भुट्टो को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आपको लगता है कि ये लोग अपनी कोशिशों में नाकाम हो चुके हैं?
देखिए ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि आवाम जो है वो किसी शाह को, किसी ऐसे शख्स को या दीगर कोई सियासतदान को नहीं जानती, और जब भी कोई जाता है तो वो भुट्टो का नाम लेकर वोट लेता है। यानी गड़ी खुदा बख्श को आज तकरीबन कब्रिस्तान, यानी भुट्टो साहब को दफन हुए हुए एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसका नाम आज तक भी जिंदा है। तो ये पब्लिक भी अब उकताहट में आ गई है कि उन्होंने एक दफा कफारा अदा किया, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा किया, अब वो कफारा अदा करते 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 जो है ना वो बेचारे फुटपाथ पे आ गए, और जिनको वोट देते थे वो आला महलात में पहुंच गए। तो ज़ाहिर तब्दीली तो आएगी, इसमें कोई शक नहीं, और हमेशा तब्दीली वो लेकर आएगा जो ग्रास रूट पे होगा, सही, जो कारकुनान में उठेगा, जो बसों में सफर करेगा, जो गली कूचों में सफर करेगा, वो ही तब्दीली लेकर आ सकता है। दीगर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तब्दीली लेकर आ सकता है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि अल्लाह करे ये कौम फिर यकजा हो जाए, उस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और देखिए, जब बड़े बड़े जो लीडरान होते हैं किसी भी पार्टी के हों, उनके जब जाती मफादात पे ज़रब होती है ना, तो फिर वो पार्टी को भी बाला ताक रखते हैं, कारकुनान को बाला ताक रखते हैं, फिर वो अपना एक अलग सा रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। तो एमक्यूएम के साथ ऐसे ही हुआ कि कुछ लोगों के अपने जाती मफादात थे, सही, जिस पे ज़रब लगना शुरू हुई। ज़ाहिर कारकुनान जो है वो सवाल करने लगे। अब हमारी एमक्यूएम की जो बेस है वो 3 चीज़ों पर है इस वक्त। अच्छा, जैसे हमारी कारकुनान जो थे, जो लापता कारकुनान है, जो बेचारे अभी तक अपने घरों में वापस नहीं पलटे, साल हो गए, उसमें फिर हजारों वो शहीद लड़के थे जिन्होंने कुर्बानियां दी इस पार्टी की प्लेटफॉर्म पे, जिनके घरों में आज चूल्हा भी नहीं जलता, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी। अच्छा, उसके बाद फिर वो असीर कारकुनान जो साल से जेलों में पड़े हुए हैं, अच्छा, आज भी जेलों में पड़े हुए हैं, जिनके घर वाले, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप दरपदर है। तो जब पार्टी के अंदर एक शख्स जब हमारे एमक्यूएम के अंदर आया, जो साइकिल पे आया था, और आज अगर वो प्राडो में या डबल केबिन में है, तो जाहिर है डेफिनेटली कारकुन तो सवाल करेगा ना, बिल्कुल, कि कल आप साइकिल पे आए थे एमक्यूएम के अंदर, और आज आपके पास प्राडो है, कल आप रहते थे लाठी में, कोरंगी में, और आज आप डिफेंस फेस 8 में और 6 में रह रहे हैं। तो कारकुन के अंदर तो ये सवालात पैदा होंगे, और अब वो वक्त भी आने वाला है कारकुनों का कि जब वो बाकायदे इन लोगों के घरों पे जाके, इन लोगों की ऑफिसों में जाके ये सवाल करेंगे कि आप गरीब का नाम देते देते आप खुद अमीर हो गए, और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता गया। तो इसकी जो भी, अगर आपके पास कोई गिदड़ सिंगी आपके पास है, वो हमें भी या तरक्की का ऐसा रास्ता है, तो वो भी हमें बताएं, तरक्की का ताकि हम भी उस तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाएं। तो बहरहाल इस वक्त मुझ जैसे जो मुखलिस कारकुन है वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी अंदाज में, क्योंकि जिस तरह से एमक्यूएम को एक तस्बीह के अंदर हम पिरोए हुए थे, सही, आज उस तस्बीह को काट के दाना दाना अलग कर दिया गया। तो कोशिश की जा रही है, सुनने में तो यही आता है कि एमक्यूएम टूट गई है। देखिए, टूटने के लिए तो जिन्होंने पीपुल्स पार्टी को भी तोड़ा था, सही, और जब फिर 86 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान तशरीफ लाई थी, तो जाहिर है एक सिनेरियो ही पाकिस्तान का चेंज हो गया था, और एक 2/3 की अक्सरियत से वो आ गई। लेकिन हमारे मुल्क की ये बड़ी बदनसीबी है कि जो 2/3 की अक्सरियत में आते हैं उनको ख़त्म भी जल्दी कर दिया जाता है। किसी को 22 महीने चला दिया जाता है, किसी को 2.5 साल चला दिया जाता है, जो वाकई अवामी नुमाइंदे होते हैं। अच्छा, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो कंधों पे किसी पे सवार होकर और जब हुकूमत में आते हैं, और 6-6 सीटों पर उनकी हुकूमत खड़ी भी होती है, लेकिन वो मजबूत हुकूमत भी होती है, और मुल्क के बड़े बड़े फैसले भी करती है, और उन फैसलों में चाहे वो ये नहीं सोचती कि अवाम उन फैसलों से कितनी मुतासिर होगी, उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं। ये जो आप सिलेक्टेड लोगों की बात करते हैं कि लोग सिलेक्ट होके आते हैं, तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, आपको क्या लगता है? जैसे खान साहब ईमानदार है, जैसा भी इंसान है वो पूरी दुनिया भी जानती है, लेकिन उससे पाकिस्तान को फायदा क्या है? आप खान साहब की ईमानदारी को मानते हैं? देखिए, खान साहब की ईमानदारी को तो मैं उस वक्त मानता ना जब वो गली कूचों पे खड़े होकर जो कंटेनर पे बातें किया करते थे, हाँ जी, तो उसको ऑन करते ना उन बातों को। देखिए, किसी के ऊपर गिरेबान में हाथ डालना, किसी को आप उसकी बातें और उसकी चीजें बताना बहुत आसान है, जब आप पे गुजर रही होती है तो उस वक्त बड़ा फर्क होता है उस चीज में। बिल्कुल। तो खान साहब देखिए, इसी मुल्क में, इसी मुआशरे से ही आप लोगों को आगे लेकर आएंगे ना, तो खान साहब के इर्द गिर्द कौन है?
जो खान साहब के साथ जिन्होंने जदोजहद की, मैं ये समझता हूँ एज ए वर्कर, उनमें से चंद लोग इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं, वरना सारे सिलेक्टेड लोग हैं। हाँ। कोई पीपल्स पार्टी से आया हुआ है, कोई पीएमएलएन से आया हुआ है, कोई दीगर जमातों से। एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने गुलदस्ता बनाया। सर यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हम बैठे हैं असलम भुट्टो साहब के साथ और ये इनका ताल्लुक जो है वो MQM से है। इनकी जो तंजीम है, रुकन तंजीम बहाली के नाम से ये एक तंजीम चला रहे हैं और बड़ी अच्छी चिटचाट चल रही थी इनके साथ। सर हम बात कर रहे थे खान साहब पे। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जैसे खान साहब के पास दीगर जितने भी लोग हैं, अब जैसे 2-3 नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे शेख रशीद साहब हैं, वो जो भी हुकूमत आती है वो उनके साथ जरूर उनके होते हैं। वो एक उनका आपको पता है उनका शुरू से है। बिल्कुल। जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, हाँ। ये कुछ नाम ऐसे हैं, इतने एंटिक्स हैं ये कि हर हुकूमत के साथ ये एडजस्ट हो जाते हैं। और फिर अच्छा, बड़ी शर्म की बात ये है कि फिर उस लीडर के लिए वो गीत भी गाते हैं। सही। यानी कल अगर वो कुछ लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गीत गा रहे थे, कितना मजा आता होगा जब वो बैठ के फिर किसी और के गीत गाए बैठ के। तो ये मुनाफकत है। अच्छा। जब तक इस मुनाफकत को हम अपने अंदर से खुरच के बाहर नहीं निकालेंगे तो हम आगे न तरक्की कर सकेंगे और न अवाम को उनके बुनियादी वसाइल जो हमारे पास हैं न उनकी दहलीज तक पहुंचा सकते हैं। बट शेख साहब का कहना ये मैंने सुना था एक इंटरव्यू में, वो बता रहे थे कि मैंने बहुत सारे लीडरों के साथ काम किया है, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जैसा एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो मैं मांगू। नहीं, अल्लाह न करे शेख साहब जितना कोई एक्सपीरियंस शुदा कोई सियासतदान आए कोई, और उनका एक्सपीरियंस वाकई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उसका, और मुख्तलिफ लोगों के साथ भी है और फिर मुख्तलिफ दीगर लोगों के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। तो ज़ाहिर मैं जैसे अभी आपको कह रहा था ना, सिलेक्टेड एक नाम इस्तेमाल कर रहा था मैं, उसकी बुनियादी वजह यही है, खराबी की जड़ यही है। अच्छा। खराबी की जड़ ये है कि अगर आज असलम भुट्टो अगर MQM के साथ बैठा हुआ है और अगर आज मैं वहां एडजस्ट नहीं हो रहा हूं तो कल फौरी तौर पे किसी और पार्टी में भेज के और वहां एडजस्ट करा दिया जाए, तो फिर इसका मतलब ये हो कि आपका नजरिया तो खत्म हो गया ना। सही। आप जिस नजरिए के तहत किसी पार्टी को ज्वाइन करते हो, आप जिस नजरिए के तहत किसी अगर प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो, तो फिर उस प्लेटफॉर्म को आपने तो कमजोर कर दिया ना। सही। वो आप अपने ट्रैक से हट गए ना। बिल्कुल ट्रैक से हट गए। इसका मतलब है कि मेरा जाती मफाद है। जब आप नए लोगों के पास जाएंगे तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप ट्रैक से हट जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आज अगर फर्ज करें कि अगर मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ, देखिए मैं आपको अपनी बात बताऊं, आज 22 साल हो गए और मैं उन कारकुनों में से हूं जो ग्रास रूट पे हूँ। ठीक है, पूरे सिंध का एक एक चप्पा, एक एक गांव गोड जिसपे इन हाथों से हमने अपनी तंजीम को खड़ा नहीं किया। अच्छा। ठीक है, ग्रास रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पता है, उंगलियों पे हमें पता है कि हमारे किन शहरों में कितने वोट हैं। अच्छा। ये होता है कारकुन। कारकुन का ये नहीं है कि आज अगर मेरी पार्टी पॉलिसी अगर कोई और चल रही है और मैं अपनी पॉलिसी लेकर चलूं, तो इस तरह का कारकुन नहीं होता है वो। उसके जाती मफाद होते हैं। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हमारी पार्टी के अंदर वो कारकुनान वजूद में आ गए जो अब बड़े होके खड़े होकर अपने रहनुमा से पूछने की सकत रखते हैं कि देखे, कल हमने आपको कंधों पे जब बिठाया था, आपको घरों से जब लेकर आए थे MPMA बनाने के लिए, तो उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं था। तो हमने वोट दिए थे, आपको वोट हमने दिया। आज आपके पास इतना कुछ है और हम वहीं के वहीं हैं। तो ये तरक्की का राज क्या है? जिस दिन अवाम अपने रहनुमाओं के, अपने लीडरान के गिरेबान में हाथ डाल के देखे, उनको इज्जत भी अवाम देती है। बिल्कुल। और फिर उनको पूछना भी अवाम नहीं है कि हमने आपको इतनी कुव्वत और ताकत दी, आपको वोट दिया, ताकत दी, वोट से ताकत दी, उस ताकत का आपने कौन सा ऐसा नाजायज इस्तेमाल किया जिससे आप करोड़पति हो गए और हम कंगालपति हो गए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो इस मुआशरे में हमारे अंदर पेवस्त हो गई हैं, लोगों के अंदर पेवस्त हो गई हैं। तो एक 98% जो एक गरीब तबका है, वो मिडिल क्लास का तबका जो है, उसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए कोई इस वक्त खड़ा हुआ नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास जो शख्स है, जो बेचारा
एक वक्त का कमा के एक वक्त का खा रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है, अब आप ये देखिए, जिस मुल्क में दाल आपकी 250 से 300 रुपए किलो हो जाए, और जिस मुल्क में चिकन जो है, ये तो अंडों में से पाकिस्तान की तरक्की के राज बता रहे थे, आज उस चिकन की जो कीमत कहां से कहां पहुंची हुई है, गरीब आदमी तो बेचारा चिकन भी नहीं खा सकता। अब तो चिकन भी छोड़ दिया, सब्जी नहीं खा पा रहा। 200 रुपए किलो टमाटर जो हमारे यहाँ 20-25 रुपए किलो मिला करते थे। मैं तो आज मीडिया से भी मैं शिकवा करूंगा। किस बात का? मैं मीडिया से ये शिकवा करूंगा कि जब लास्ट हुकूमत में नवाज शरीफ की हुकूमत जब जा रही थी जी, तो 1 रुपए 60 पैसे पेट्रोल का बढ़ा था, उस पे मीडिया ने वावेला मचा दिया। सही सही। लेकिन आज 10-10 रुपए बढ़ जाते हैं, 15-15 रुपए बढ़ जाते हैं, लेकिन खामोश होते हैं। लेकिन यही वजह है ना, खामोशी क्यों है? ये खामोशी इसलिए है कि खान साहब का कहना है कि जब मुझे हुकूमत मिली तो गला खाली मिला। तो छोड़ देते ना। कैसे छोड़ देते? वो इसलिए छोड़ देते, जब गला उनको खाली मिला तो मुझे एक बात बताए, तो वो अवाम के गले तो ना काटे ना। अब ये उन बेचारों का एक किस्मत, में किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। जब वो आए तो कोविड आ गया था। देखिए तो अब उसमें जो है, अब उनका तो कसूर नहीं, कोविड तो पूरी दुनिया में आ गया। कोविड ने तो ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया। वो लोग कहाँ हैं जो कोविड के नाम पे अरबों खरबों रुपए ले गए? देखिए, फिर हम सच्चाई को एक्सेप्ट तो करेंगे ना। पूरी दुनिया ने जो एड दिए, या दीगर लोगों ने, अमेरिका ने, दीगर मुल्कों ने, इवन यहाँ तक के हमारे अगर चंद जो चाइना ने, इन्होंने जो हमें, जिन्होंने एड दिया हमें वैक्सीनेशन, लेकिन उनका कहना ये है कि मुझे गला खाली मिला था, तो इसलिए अब जो है वो छोटी छोटी चीजों पे, हर चीज पे वो इसीलिए रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि गला खाली था ना जी। जब आए ये गला खाली था, तो गला खाली जिनके पास था पिछली हुकूमत, वो कम से कम पेट्रोल तो 100 रुपए में दे रही थी, 90 रुपए में दे रही थी। वो गोश्त जो था वो अपनी कीमतों पे चल रहा था। देखिए, मैं जो शिकवा कर रहा हूँ, आप जरा मेरा पॉइंट लीजिएगा। मैं शिकवा सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि गला खाली था, तो आपको फिर हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए था। आप कहते पहले इसको सरवाइव करवाएं। अच्छा, फिर आपने कहा था कि मेरे पास पूरी एक टीम मौजूद है जो इस चीज को लेकर कहीं से कहीं लेकर जाएगी। आज आप अगर बनी गाला में बैठ के, एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठ के, अगर आपने कराची की कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करना है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह, वो भी आप इस्लामाबाद बनी गाला में एक मुजस्मा रख के और वहां इफ्तिताह करोगे, जब आप ग्रास रूट पे नहीं उतरोगे, अपने शहरों में नहीं आओगे, तो फायदा नहीं है ना। आप तो कराची से भी तो जीते हुए हो ना। मतलब आपका कहना है कि अवाम के बीच में जाएं, उनके मसाइल सुने और उनके साथ बैठ के उनके हल निकालें। एग्जैक्ट। अगर आपको कोई आकर ये कहे, आपको ये पता नहीं है चीनी क्या किलो है, आप अगर अंडे पूरे मुआशरे में दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, जब आप उसको किलो के हिसाब से बेचोगे, तो क्या, कहाँ हम खड़े हुए, किस जगह हम खड़े हुए? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछली जो हुकूमतें आई वो फरिश्ते नहीं थे, और ना कि ये फरिश्ता है या कि ये, लेकिन एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी बनाने वाले जब पॉलिसियों को बिगाड़ देते हैं ना, तो फिर ये खराबियां पैदा होती हैं। हमारा मुल्क कमजोर क्यों हो रहा है? कभी हमें फिरके में तकसीम कर दिया जाता है, कभी हमें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तकसीम कर दिया जाता है, कभी तू शिया तू सुन्नी करके तकसीम कर दिया जाता है। तो हम इसलिए पीछे जा रहे हैं। हमारे मुल्क में देखें, आखिर दीगर ममालिक भी तो है ना, इस्लामिक कंट्रीज, लेकिन सारे का सारा जो मलबा, अगर शाम में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में हो रहा है, अगर मिस्र में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। तो आपका ये कहना है कि यूनिटी जो है जब तक पाकिस्तान में नहीं होगी, हालात जो है वो बेहतर नहीं होंगे। एग्जैक्ट। यहाँ पे यूनिटी जो है ना, गरीब लोगों की अलग यूनिटी है और अमीर लोगों की अलग यूनिटी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि वो गरीब लोग और वो अमीर लोग जो है ना, उनकी आपस में यूनिटी हो। जब इनकी आपस में यूनिटी होगी तो मसाइल हल होंगे ना। अब छोटी सी मिसाल है, आप बातें करते थे इमरान खान साहब कंटेनर पे बैठ के जब चीनी 10 रुपए किलो, अगर 1 रुपए भी बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है, दीगर चोर है। तो आप या तो हकायक तस्लीम करो कि भाई मुश्किल वक्त उनके लिए भी था, मुश्किल वक्त मेरे लिए भी है, या तो अच्छा, फिर आपने ये चोर ये चोर ये चोर कर करके आपने 3 साल गुजार दिए। भाई किस चोर को आपने लटकाया? एक चोर को तो लटकाओ। मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा। अगर नवाज शरीफ चोर है तो साबित करके उसको बाहर कैसे रेड कारपेट करके बिछा के आपने रवाना कर दिया, आपने उसको तो बाहर भेज दिया, लेकिन दीगर लोगों को तो लटका दिया ना। देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा इस मुल्क के अंदर, मैं छोटी सी, देखिए खुल के बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑन एयर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। नहीं कोई मसला नहीं। जब हमारे मुल्क में भुट्टो जैसा लीडर आया,
उसको जब आपने एक उस केस के अंदर जो आज भी जुडिशियल मर्डर केस कहलाता है जी, कि उस केस के अंदर जब आपने अनदेखे केस के अंदर फांसी पे लटका दिया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दफन कर दिया आपने, उसके बाद जब पंजाब से एक लीडर हाथ आया था ना, नवाज शरीफ, आखिर क्या वजह थी कि आपने रेड कारपेट बिछा के उसको बाहर रवाना कर दिया? तो आपको लगता है कि इन सब में डिफरेंट ये खत्म होने चाहिए। नहीं, आपको ये लगता है इन सब में कोई डील हुई थी इनके बीच में या क्या हुआ था? डेफिनेट डील हुई थी, डेफिनेट डील हुई थी। बगैर डील के तो यहाँ तो एक दुकानदार जो है वो चपरासी भी कुछ नहीं देता। ये तो बड़ी हाई लेवल की बात है। डीलों के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। लेकिन पता क्या, इन डीलों से अवाम जो है ना वो परेशान हो गई। अच्छा, फिर सूबों में आपस में नफरतें पैदा होने लगी। बलूचिस्तान अलग बात सोच रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग बात सोच रहा है, सिंध अलग बात सोच रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि अगर वहाँ के रहनुमाओं को, वहाँ के लीडरों को आप पाबंद सलासल कर देते हैं, अंदर कर देते हैं या फांसियों पे लटका देते हैं, तो वहाँ के लीडरान कैसे आजाद हो जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? बिल्कुल जी, सबको मिल बैठ के जो है इस बात पे बैठ के गौर करना चाहिए कि आखिर क्यों हर एक की 1.5 इंच की जो मस्जिद है वो अलग-अलग है। इसी बात के साथ हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। मुझे ये बताएं, आपने बाकायदा जो है MQM को कब ज्वाइन किया? कितना अरसा हो गया आपको इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए? देखिए, मैंने बड़े इनकलाबी कदम उठाए हैं। अच्छा। आज आपके प्रोग्राम के तौर से जब आप पूछ रही हैं तो मैं बताऊंगा जी जी, कि जाहिर है मैं एक सिंधी घराने से हूँ। सही। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हो जाऊं, उसके बाद मुसलमानियत आती है, फिर सिंधियत आती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैं सिंधी घराने से ताल्लुक, फिर पीपुल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक था। तो सन 7 जनवरी सन 2000 में अच्छा, मेरी बाकायदे शमूलियत हुई और MQM में मैं आया। और जब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MQM में स्विच किया? जी बिल्कुल, ये It was 2000? 2000 में, ओके सन 2000 में मैंने, यानी 7 जनवरी सन 2000 में। ओके। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फैसले पे कायम हूँ, उस पे नादिम नहीं हूँ, और आज भी अपने फैसले पे कायम होकर उसी पार्टी के साथ मेरा रिलेशन है और उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, फिर दूसरा इनकलाबी कदम क्या हुआ? दूसरा इनकलाबी कदम ये हुआ कि फिर मैंने महाजिर घराने से शादी की। अच्छा, बिल्कुल की शादी। और शादी उस वक्त मैंने की जब सिंधी महाजिर का फसाद चल रहा था। 92 का 19 जून 1992 को जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो उस वक्त मैंने बहैसियत एक सिंधी के महाजिर घराने से शादी की थी। चूंकि मैं समझता था कि ये कौम जो है, ज़ाहिर है हमारे जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं जी, इनकी लाजवाल कुर्बानियां हैं इस मुल्क के सही, लिए। इस बिल्कुल मुल्क सही। को बनाने के लिए लाजवाल कुर्बानियां हैं। जब तक इन लाजवाल कुर्बानियों को हम इंडोज नहीं करेंगे, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर आके कौन इसको तस्लीम करेगा? तो मैं एक कोशिश करता हूं कि वो ब्रिज का किरदार भी अदा करूं, सही। कि जहां लसानियत को फ़रोग़ दिया जाता है, जहां पे सिंधियत को, महाजिरियत को या दीगर चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाता है, तो वहाँ पे एक पुल का किरदार अदा किया जाए कि कहीं दो कौमें आपस में टकरा जाएं। सही। तो इस हवाले से मेरी मेहनत जारी है और इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस में सांस है ये मेहनत जारी रहेगी। चलें जी, अल्लाह करे आपकी जो मेहनत है वो इंशाअल्लाह ताला रंग जरूर लेकर आएगी। तो आपने जो शादी है वो महाजिरों में की, एग्जैक्ट, इसी बात को लेकर की या फिर कोई और वजह थी? नहीं, बात वजह तो और कोई नहीं थी। देखिए, जब मेरा एक अकीदा है, मैं आपको बताऊं, मैं कराची में, देखिए पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, फिर सिंध, सूबे सिंध से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, सूबे सिंध के फिर कराची शहर से मेरा ताल्लुक हो गया। आज से तकरीबन 30 साल से मैं कराची शहर में रहा। अच्छा। तो कराची शहर के वसाइल पे, कराची शहर के मसाइल पे मेरा उतना ही हक है जितना कि यहाँ के लोकल लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कि मैं कराची को ओन नहीं करूंगा तो मैं यानी मेरे अंदर फिर वो सच्चाई नहीं आएगी। यहाँ पे कराची से कमाते हैं, खाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं और फिर जिस वक्त पैसा भी बाहर भेजते हैं, सही। फिर जिस वक्त मरते हैं उनको अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला लेता है, तो फिर बॉक्स में बंद होके फिर दीगर सूबों में चले जाते हैं। यहाँ मुझे इख्तलाफ है। जब कराची आपको इतना बड़ा दिल करके अपनी आगोश में ले लेता है, जब आपको पैसा भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, मयार भी दे रहा है, तो मरने के बाद वो आपको 6 फीट की जगह भी कराची देगी। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब की लास्ट ईयर मार्च में डेथ हुई। अच्छा। तो मेरे खानदान में, ज़ाहिर मेरा आबाई खानदानी कब्रिस्तान मेरा ज़ाहिर अपने गोठ में है। अच्छा। तो मैंने फिर डिसीजन लिया अपने भाइयों के साथ मिलकर कि मैं वालिद साहब की जो तदफीन होगी वो कराची पे ही होगी। अच्छा। और कराची की सरजमीन पे मेरी ये पहली तदफीन है और पहली
यानी कब्र बनी हुई है मेरे सही। खानदान की। सही। और मैंने ये साबित किया कि मैं सिर्फ अल्फाजी बात नहीं करता, मैं उसको यहीं on से हम भी अपनी करता बात को कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ बैठे हैं असलम भुट्टो और बड़ी अच्छी और बड़ी मजे मजे की चिट-चैट चल रही थी इनके साथ। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? देखिए, मैं बचपन से लेकर मकसद मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थीं और आप घर में सबसे बड़ा थे? बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं अच्छा। सबसे बड़ा हूँ अपने बहन भाइयों में से। अच्छा। और मेरी ये खुशनसीब समझे या बदनसीब समझे कि जब मैं मैट्रिक में आया तो मैं मैच्योर मर्द हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे ऊपर जिम्मेदारियां इतनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन जिम्मेदारियों को बखूबी अंदाज में मैं निभा भी रहा हूँ। मेरी माँ हो, मेरे बाप हो, जी। मेरा ख़ानदान हो, बहन हो और मेरी वाइफ हो और मेरे बच्चे हों। सही। आज अल्लाह का शुक्र है कि यकसानियत की बुनियाद पे मैं उनको सबको चला सबको रहा हूँ। आपने बिल्कुल इक्वालिटी चला पे रहा हूँ। रखा हुआ और है। मेरी हॉबीज़ क्या है? बस यही है कि बच्चों के साथ खेलना कूदना, अपने माँ बाप की खिदमत करना और उसके बाद अपना कारोबार पे तवज्जो देना। और जो पर टाइम बच जाता है तो फिर पॉलिटिक्स में फारूक सत्तार के साथ आजकल सही। मैं बिल्कुल एमक्यूएम का ज़ाहिर कारकुन हूँ और फारूक भाई के साथ इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, तो उस पे काम चल रहा है हमारी। और क्या हॉबीज हो सकती है? चलिए मुझे बताएं, खाने में क्या पसंद है आपको? देसी खाते हैं, कॉन्टिनेंटल खाते हैं या फिर चाइनीज खाते हैं? देखिए, मुझे शुरू से लेकर अपनी माँ के हाथ के जो सादे खाने थे ना वो पसंद थे और आज भी स्टिल वही पसंद है। और मेरी वाइफ के साथ थोड़ी नोक झोंक इस बार पे भी चल रही होती है कि अच्छा, उनको मसाले वाले पकाने की बहुत शौक है। अच्छा। तो कभी कभी ठीक है मैं खा भी लेता हूँ, लेकिन कभी स्पेशली कहकर जाता हूँ कि मैं अम्मी के हाथ से बनवा रहा हूँ, वहाँ जाके खाऊंगा मैं खाना। तो सादे खाने मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छे होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। अच्छा, क्या पसंद है आपको सादे खानों में? जैसे दाल चावल मेरी फेवरेट डिश है और अच्छा। उसके बाद बिरयानी भी मेरी फेवरेट डिश है और फिश। बस इसके अलावा तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एनिवर्सरी आती है तो दोनों में से कौन याद रखता है? वाइफ आपको बताती है या आपको याद होता है पहले से? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ज़ाहिर ये प्रोग्राम मेरी वाइफ भी देखेगी। आप बिलीव करें कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी मुझे वो याद दिलाती हैं। अच्छा। और शादी की भी डेट ऑफ बर्थ और डेट मुझे वो याद दिलाती हैं और उनकी अपनी भी डेट ऑफ बर्थ मुझे वो याद दिलाती हैं। बर्थडे की? क्योंकि मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ इस मामले में। और ज़ाहिर है, अच्छा दरअसल मेरे ऊपर बर्डन इतने होते हैं काम के ना, तो जिसकी वजह से मैं भूल जाता हूँ, लेकिन बस अल्लाह ताला इज्जतें बचा देता है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं, किसी को ना बर्थडे याद होती है ना एनिवर्सरी याद होती है, तो डोंट वरी। मुझे ये बताएं, जब आप की और वाइफ की लड़ाई होती है तो सबसे पहले दोनों में से सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ, बिल्कुल मैं बोलता हूँ। देखो, जब तक घर के अंदर, क्योंकि मैं ज्यादातर तवज्जो मेरी बाहर पॉलिटिक्स पे या दीगर इधर चीजों पे, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होता हूँ ना, तो मैं एक शौहर बनकर दाखिल होता हूँ, बच्चों का बाप बनकर दाखिल होता हूँ। और फिर उस चार दीवारी के अंदर जो है ना, मैं खुद कारकुन बन जाता हूँ वहाँ पे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे तो घर मजबूत नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। देखिए, बीवी भी बेचारी क्या करे, घर गृहस्थी को देख रही होती है, बच्चों को देख रही होती है, और उसके बाद ज़ाहिर बच्चे किसके होते हैं, ज़ाहिर अब मेरे बच्चे, उनकी कफालत वो कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता इसमें। और अगर गलती उसकी भी होती है तब भी मैं माजरत कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ, स्वीट। ये बहुत पहले हमारे गेस्ट हैं जो कहते हैं कि गलती अगर उनकी भी हो तो मैं सॉरी बोल लेता हूँ। इस तरह के लोग कहाँ होते हैं, वरना सॉरी तो आजकल मतलब लड़कियों को ही बोलनी पड़ती है। इसके अलावा मुझे बताएं, म्यूजिक सुनते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सुनता हूँ। किस तरह का अक्सर उस वक्त सुनता हूँ जब मैं गाड़ी में एक लॉन्ग ड्राइव या कहीं, क्योंकि मेरा काम पार्टी का ऐसा है कि मैं ज्यादातर इंटीरियर सिंध में वक्त गुजरता है, 10-10, 8-8 घंटे के सफर पे। सही। तो जो 90s और 80s के गाने हैं, 90s के खास तौर पे, वो मुझे बड़े पसंद हैं। और मेरे फेवरेट जैसे अगर हैं तो पाकिस्तान से तो राहत फ़तेह अली और मेहदी हसन मेरे बहुत ही फेवरेट
मेरे वो गुलकार है। हाँ। और इंडिया में मोहम्मद रफ़ी और लता मेरे फेवरेट है वो। अच्छा, जब आपकी वाइफ से लड़ाई होती है तो आप उनको मनाने के लिए क्या करते हैं? घुमाने ले जाते हैं या फिर उनको कोई शॉपिंग करा देते हैं या फिर उनको उनकी पसंद का अच्छा सा खाना खिला देते हैं? देखिए, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैं अपनी वाइफ के साथ खुद शॉपिंग करने गया हूँ। ना करें। हाँ बिल्कुल। और देख ले, ये घर देखा जाएगा। ये बिल्कुल देखा जाएगा। और क्योंकि मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ कि वापस मुझे घर पे भी जाना है ना। तो कोई इक्का दुक्का ऐसा हुआ होगा, हादसा हुआ होगा कि मैं उनके साथ शॉपिंग के लिए गया हूँ बच्चों के साथ, वरना अक्सर औकात वो खुद ही करती है। सारी शॉपिंग भी वो खुद करती हैं, बच्चों की भी, मेरी भी। और ये जो मैं पहन के बैठा हुआ हूँ सारी खुद वो लेकर खुद करवा के बस मुझे बताती हैं कि ये तैयार रखा हुआ है, पहन लीजिए। ये आप पहन के चल जाए और आप चुपके के पहन के आ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। मनाते कैसे हैं अगर वो रूठ जाएं तो? गुलाब का फूल देके या फिर ड्राइव पे ले जाते हैं? गुलाब का फूल तो मैं अक्सर उनको उस दिन देता हूँ जब हमारी शादी की एनिवर्सरी होती है। अच्छा, उसके अलावा नहीं देते? उसके अलावा हम उलझे हुए इतने होते हैं। उसके अलावा अच्छा, उसके अलावा जब मनाने की होती है तो मैं कभी कभी खुद खड़ा हो जाता हूँ। मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूँ। अरे वाह, यानी कि कुकिंग करते हैं बिल्कुल आप। कर मैं लेता इसी सवाल की तरफ आ रही थी लेकिन आपने खुद ही बता बिल्कुल दिया। करता हूँ। और उनका मूड ठीक करने के लिए कभी कभी अगर मैं देखता हूँ कि वो थकी हुई है तो खुद खड़े होकर मैंने कढ़ाई बना ली या बिरयानी बना ली, तो फिर उसी में ही मूड उनका भी सेट हो जाता है। क्योंकि एक वक्त का खाना अगर मैंने बना लिया तो खुशकिस्मत। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि शौहर जो है वो बीवी के लिए खाना बनाए तो बीवी तो वैसे ही खुश हो जाती है, उसको क्या चाहिए और। खैर, एनीवेज सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे शो का जो वक्त है वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले आप हमारी यंग जनरेशन को, हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यूथ को ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि ख़ास तौर पे उन नौजवानों को कि वो अपनी माँ बाप की ज़रूर खिदमत करें, एजुकेशन पे तवज्जो दें। और फिर उन शादीशुदा जोड़ों को, यानी बेटे को भी और बेटी को भी मैं ये मैसेज दूंगा कि अगर आपने जॉइंट फैमिली में रहना है, क्योंकि मैंने तो अपने 27 साल जॉइंट फैमिली में मैंने गुजारे हैं। अगर आपने जॉइंट फैमिली रहना है तो आप अपने दोनों कान खुले रखिए। एक से बीवी की सुन के इधर से निकाल दीजिए, अम्मी की भी सुन के इधर से निकाल दीजिए। आपका घर बड़ा मजबूत चलेगा। जिस दिन आपने दोनों को आमने सामने बिठा दिया तो दोनों में से एक तो गलत होगा। और जिस दिन बेटे के सामने या शौहर के सामने ये साबित हो गया कि बीवी गलत है तो बीवी चाहेगी कि फिर ये कभी मुझ पे भरोसा नहीं करेगा, या माँ गलत साबित हो गई तो माँ चाहेगी कि फिर ये कभी भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए कभी आमने सामने कभी नहीं बिठाइएगा आप अपनी बीवी को और अपनी माँ को। उनको अपनी अपनी जगह पे ज़रूर अकोमोड करें। इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है आपसे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। थैंक यू सो मच। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।